Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 4 Key Elements of a Democratic Government from class 6th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, let's start our chapter 4 Key Elements of a Democratic Government. So in this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. तो इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ की एलिमेंट्स देखेंगे जो एक लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित करती है, उसके काम को प्रभावित करती है. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो जिसके अंदर जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है. द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी भी तरह के झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन निकलता है. एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो बराबरी की हम बात कर रहे हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम देखेंगे. नाउ साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle and Indians who came as laborers and traders. तो यहाँ पे आप ये मैप में देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका आपको दिखाया गया है. तो ये एक कंट्री है. तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई जातियाँ रहती हैं. यहाँ पर काले लोग हैं जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और गोरे लोग भी हैं जो लोग वहाँ बसने के लिए आए थे, और जो भारतीय लोग हैं वो मज़दूर और व्यापारी के रूप में यहाँ पर आए थे. नाउ Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. तो जोहान्सबर्ग शहर में रहने वाली 11 साल की दक्षिण अफ्रीकी लड़की जिसका नाम माया नायडू है, वो अपनी माँ को अपने पुराने बक्से को साफ करने में मदद कर रही थी. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. तो उसे फ़ोटोज़ और न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल से भरी एक स्क्रैप बुक वहाँ पर मिली. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. तो 15 साल की उम्र के एक यंग स्कूल के लड़के की काफ़ी सारी तस्वीरें उसको वहाँ पर मिली. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. तो जब ये सारी तस्वीरें देखकर उस माया ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन है, तब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि बेटा इसका नाम है हेक्टर पीटरसन. He had been shot by the police. माया वॉज शॉक्ड. वाई, शी आस्क्ड. तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उसे पुलिस ने गोली मार दी थी. तो माया ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी. उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. तो उसकी माँ ने बताया कि साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड लॉज का पालन किया जाता था. तो अपार्थाइड लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक रंग भेद कानून, यानी कि रंग के हिसाब से सेपरेशन किया गया था लोगों के बीचों में. दक्षिण अफ्रीकी लोग सफ़ेद, काले, भारतीय और रंगीन जातियों में डिवाइड किए गए थे. कानून के अनुसार इन जातियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने, एक दूसरे के पास रहने, ये यहाँ तक कि सामान्य जो सुविधाएं थी वो भी इस्तेमाल करने की उनको परमिशन नहीं थी. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ under apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separated and so were ambulance, and ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. So there were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white people. तो माया को अपने
कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद के तहत जीवन के बारे में बोलने पर माया की माँ को काफ़ी गुस्सा आ गया था। उसने माया से कहा कि उन दिनों में जो हॉस्पिटल्स होते थे, जो एम्बुलेंस की सर्विसेज होती थी, वो काफ़ी अलग अलग होती थी। गोरे लोगों के लिए एक एम्बुलेंस का मतलब हमेशा एक अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस होती थी, एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होता था, जबकि एक ब्लैक पर्सन के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गोरे और काले लोगों के लिए बसें और ट्रेन्स भी अलग अलग होती थी, यहाँ तक कि बस स्टॉप्स भी काले और गोरों के लिए अलग अलग होते थे। Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. तो जो नॉन वाइट्स लोग होते थे उनको वोट देने की भी परमिशन नहीं होती थी। देश में सबसे अच्छी ज़मीन जो होती थी वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व्ड होती थी। वहाँ पे गोरे लोग ही अपने घर बना सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे, और जो नॉन वाइट्स थे उनको सबसे ख़राब ज़मीन पर रहना पड़ता था। तो इस तरह ब्लैक और कलर्ड लोगों को गोरों के बराबर बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। Now, one black township was the southwestern township, that is Soweto. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. So, this was the language that the whites spoke. तो एक ब्लैक टाउनशिप थी, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप इसका नाम था, जिसे बोला जाता था स्वेतो, इसको स्वेतो भी कहते थे। तो यहाँ पर हेक्टर पीटरसन जो थे वो रहते थे, और वे अपने क्लासमेट के साथ स्कूल में अफ्रीकी भाषा सीखने के विरोध में काफ़ी ज़्यादा शामिल थे। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. So this was on 16 June 1976. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग विरोध करने लगे, हेक्टर पीटरसन और उनके कुछ सहपाठी। तो यही वो भाषा थी जो गोरे लोग बोला करते थे, और उनको फोर्स किया जा रहा था कि ये लोग भी ये भाषा सीखे। तो हेक्टर और उनके साथ के दूसरे स्कूली बच्चों को ये भाषा जो थी वो बोलने और सीखने पर मजबूर किया जाता था, जबकि वे अपनी खुद की भाषा जो थी जुलू, उसको बोलना चाहते थे, उसको सीखते थे। तो साउथ अफ्रीका जो पुलिस थी, उन्होंने क्या किया, इन प्रोटेस्टर्स को बहुत ही बेरहमी से पीटा और इन लोगों पर भीड़ में गोली भी चला दी। तो जब उन्होंने भीड़ में गोली चलाई तो उनकी एक गोली जो थी वो हेक्टर को भी जाके लगी, और वहीं ऑन द स्पॉट वो मारे गए। तो ये जो घटना थी ये 16 जून 1976 को हुई थी। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोगों का एक समूह, और उनके सबसे जो प्रसिद्ध नेता थे नेल्सन मंडेला, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। तो ये जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने कई वर्षों तक ये जो अपार्थाइड जो सिस्टम थी, ये जो रंग भेद सिस्टम थी, इसका मुकाबला किया। फाइनली वे सफल हुए, और 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया जिसमें सभी जातियों के लोगों को समान माना गया। Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करें कि एक लोकतांत्रिक सरकार का हम सभी के लिए क्या मतलब है। पार्टिसिपेशन। Why do we have regular elections? क्यों हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. तो आप पहले ही पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि लोग जो एक लोकतंत्र यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अपने डिसीजंस हैं वो लेते हैं। Through voting in elections, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on the behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people. तो चुनाव में मतदान के माध्यम से लोग उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नेताओं का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि अपने लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं।
ऐसा करने पर ये माना जाता है कि जो ये लोग हैं ये लोगों की आवाज़ और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। All governments are elected for fixed periods. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in the power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of government gets limited by regular elections. तो सभी सरकारें एक फिक्स पीरियड के लिए चुनी जाती हैं। भारत में ये जो पीरियड है ये 5 साल का है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार निर्धारित अवधि के लिए काम करती है। अगर वे वापस से सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें लोगों द्वारा फिर से चुना जाना चाहिए। यही एक ऐसा मोमेंट है जब लोग लोकतंत्र में अपनी शक्ति जो है उसका एहसास करते हैं, अपनी पावर का एहसास करते हैं। इस तरह सरकार की जो शक्ति है उसे नियमित चुनावों के थ्रू वो सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।